हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन फॉर्मा एजुकेशनल हब। लास्ट जो लेक्चर था उसके अंदर हमने आइसोथर्मल प्रोसेस को डिस्कस किया था। इन दिस वीडियो आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग, और हम लोग अभी आइसोकोरिक प्रोसेस को डिस्कस करते हैं। तो हमने ये बोला था कि जो प्रोसेस होते हैं, जो प्रक्रम होते हैं, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने का जो प्रोसीजर होता है उसको हम लोग प्रक्रम बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हैं। और जो प्रोसेस होते हैं थर्मोडायनेमिक्स में वो हमारे होते हैं 4 टाइप की बात कर रहे हैं। तो एक कंप्लीट हो गया अपना आइसोथर्मल कंप्लीट हो गया, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके। अभी हम लोग आइसोकोरिक को स्टार्ट कर रहे हैं, सम आयतनी। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आइसोकोरिक। तो लेट्स टॉक अबाउट आइसोकोरिक। लेट्स टॉक अबाउट आइसोकोरिक प्रोसेस। द सेकेंड वन, आइसोकोरिक। इसको सम आयतनी। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है हिंदी में तो कि सम आयतनी मतलब इस प्रोसेस में आयतन है वो समान रहता है, मतलब बदलता नहीं है, मतलब आयतन कांस्टेंट रहता है। तो इसका मतलब है कि वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहेगा, नियत रहेगा, नियत रहेगा। ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो इसके अंदर पहली चीज़ तो लिखो, इस प्रक्रम के दौरान निकाय का आयतन नियत रहता है। इस प्रक्रम के दौरान निकाय का आयतन नियत रहता है। द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट इन दिस प्रोसेस। ठीक है, एक बात क्लियर हो गई। अब आगे हम लोग वही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से उठा लेते हैं। बाय फर्स्ट लॉ ऑफ टीडी, थर्मोडायनेमिक्स के प्रथम नियम से, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से, प्रथम नियम से क्या होता है? वही होता है जो पहले पढ़ा है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ये बोलता है कि dq इक्वल्स टू du प्लस dw। ये होता है, बिल्कुल होता है। और ये देखो dq जो होता है वो होता है ncv dt प्लस pdv, ऐसे होता है। ठीक है ना। हमारे पास हमको पता है कि वॉल्यूम इसका है क्या, नियत है। वॉल्यूम नियत है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो हम लोग एक एक चीज़ को डिस्कस करें। अब चलो पहले कार्य से चालू कर देते हैं, वर्क डन से। वर्क डन है सिंस dw इक्वल्स टू क्या होता है, pdv होता है। और सिंस v जो है कांस्टेंट है, अरे आयतन तो नियत है ना, कांस्टेंट है। अगर आयतन नियत है इसका मतलब क्या है, dv इक्वल्स टू 0। आयतन में परिवर्तन ही तो है du। dv जो है वो व्हाट इज dv? dv इज द चेंज इन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में चेंज 0 है, तो ये 0 हो गया। तो dw इक्वल्स टू क्या आ गया, 0। मतलब कार्य क्या आ गया अपना, एक तरीके से 0 आ गया। मतलब कार्य नहीं होगा, मतलब जो भी आप एनर्जी दोगे कार्य में नहीं बदलेगी, कार्य 0 रहेगा। तो dw 0 हो गया, तो dq इक्वल्स टू क्या हुआ, dq इक्वल्स टू हो गया du प्लस 0। इट मीन्स dq इक्वल्स टू क्या आ गया, du के बराबर आ गया। dq किसके बराबर आ गया, du के बराबर। ये पॉज करके यहाँ पे छाप लेना इसको, है ना, पॉज करके छाप लेना। dq इक्वल्स टू क्या आ गया, du के बराबर। इसका मतलब है कि आप जो देखो, आप कभी भी फिजिक्स पढ़ रहे हो ना, तो हर एक जो लाइन लिखी हुई है ना उसके पीछे बहुत सारी कहानी होती है। डिपेंड करता है आप उसको उस तरीके से सोच रहे हो कि नहीं सोच रहे हो। सिंपली मैं बात करूँ तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि dq du के बराबर है। लेकिन अगर इसकी इंटरनल मीनिंग के बारे में बात करें और डेप्थ में बात करें तो हम लोग ऐसे बोलेंगे कि जो सिस्टम है, जैसे आपका कोई भी निकाय है, इस निकाय को जो भी आप हीट दे रहे हो ना, वो हीट किस में जाएगी, टोटल कार्य में बदल जाएगी। सॉरी, कार्य में नहीं, इंटरनल एनर्जी में चेंज हो जाएगी। इंटरनल एनर्जी में किस में जाएगी, इंटरनल एनर्जी में। कार्य में बिल्कुल नहीं जाएगी। इसके द्वारा किया गया कार्य इस टाइम पर क्या है, 0 है।
तो जो टोटल वर्क डन होगा, सॉरी जो टोटल हीट होगी वो इंटरनल एनर्जी में जाएगी, और इंटरनल एनर्जी में जाने का मतलब है इसके टेम्परेचर में चेंज करेगी। किस में चेंज करेगी? टेम्परेचर में चेंज करेगी। आई बात समझ में? तो इसके टेम्परेचर में चेंज कर देगा, इसका तापमान बदल जाएगा, इसका टेम्परेचर बदल जाएगा, टेम्परेचर में चेंज होगा, जो भी चेंज होगा वो आ जाएगा। क्लियर है? ये बात समझ आई? तो ये यहाँ से ये चीज़ हो गई। तो आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, डी क्यू इक्वल्स टू एन सी वी डी टी। जो भी सी वी वैसे कांस्टेंट होता है, लेकिन कई जगह सी वी को टेम्परेचर का फंक्शन भी दे देते हैं, तो जो भी आएगा आप यहाँ पे लिख सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। क्यू का वैल्यू एन सी वी डी टी, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ तक छोड़ देते हैं क्योंकि सी वी का वैल्यू अभी मेरे को पता नहीं है, तो यहाँ तक छोड़ देते हैं। ठीक है? या ये थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होगी इसके बारे में। और बात करें, देखो इसमें एक चीज़ और होती है, वैसे छोटी छोटी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है पर लेकिन आपके लेवल पे इतनी डिस्कशन होता नहीं है। आप तो इस चीज़ को ध्यान रख लो कि ये चीज़ है, ये इतना हो गया ना। अब देखो इसके कर्व्स के बारे में बात करें, वक्र कर्व्स, वही उस टाइप से हम लोग पी वी पी, ये तीन ही तो पैरामीटर है। पी, सॉरी मैं दूसरा कुछ पहले बना लेता हूँ, यहाँ पे बना रहा हूँ मैं टी वी टी वी टी, क्या बचा और बचा पी टी टी और पी। ये 6 कर्व बनाने हैं मुझे, है ना। चलो बनाते हैं। अपने पास इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ये है। क्या कॉमन है? कॉमन क्या, कांस्टेंट क्या है? क्योंकि हम लोग बात करें आइसोकोरिक की, सम आयतनी, और आयतन कांस्टेंट है, आयतन नियत है, ये वी नियत है। तो P इज इक्वल्स टू एन आर बाई वी इंटू टी। ये एन भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, वी भी कांस्टेंट है, मतलब कि ये पूरा कांस्टेंट है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, P इज इक्वल्स टू के टी। ठीक है? अब देखो कर्व बनाओ, क्या कांस्टेंट है? V कांस्टेंट है, पहली चीज तो V कांस्टेंट है। ये कर्व बनाना तो V कांस्टेंट है, तो V तो कांस्टेंट, जो कांस्टेंट होता है ये कांस्टेंट की लाइन बना दी। इसमें भी V है, V कांस्टेंट, जहाँ पे भी V है V वाला तो डायरेक्ट बन जाएगा। और किसमें V? ये रहा, इसमें V कांस्टेंट, इसमें V कांस्टेंट, ये लो 4 कर्व तो सीधे सीधे बन गए। V कांस्टेंट है ना, P का वैल्यू कुछ भी बढ़ा, V तो कांस्टेंट है, तो P का वैल्यू ये रहेगा, तब भी ये रहेगा, V का वैल्यू कांस्टेंट है। ये ग्राफ बन गया जिससे मैंने सिखाया, ये 4 तो फिक्स है। इनके बारे में बात करें, PT, तो P और T, तो यहाँ से क्योंकि ये पूरा कांस्टेंट हो गया तो P इज प्रोपोर्शनल टू T, तो P T के समानुपाती हो गया, और सेंटर से जाएगा, सेंटर से मतलब ओरिजिन से जाएगा, मूल बिंदु से, सॉरी ऐसा, या ऐसा ले लो। ये T और P में, P और T में एक ही तो बात है, P T के समानुपाती है, T P के समानुपाती है, एक ही बात है। तो ये स्लोप चेंज होगा, स्लोप अलग हो सकता है, बाकी रहेगा ये सीधी लाइन ही जो कि सेंटर से जाएगी। ये करो बना दिया हमने, आई बात समझ। ये क्या हो गया अपना? आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया। क्या हुआ? आइसोकोरिक प्रोसेस। गॉट इट माय पॉइंट? चलो ये आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया। आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया। अभी तो कंक्लूजन लिख ले, इसके निष्कर्ष लिखे, निष्कर्ष लिख लो, निष्कर्ष, कंक्लूजन। कंक्लूजन तो कंक्लूजन में देखो 3-4 पॉइंट लिख लेते हैं। पहला पॉइंट तो ये लिख लेते हैं कि इसके अंदर जो वर्क डन होता है वो 0 होता है, कार्य क्या होता है? शून्य होता है। तो पहला तो ये लिख लो, समआयतनी प्रक्रम में कार्य का मान शून्य होता है। समआयतनी प्रक्रम में कार्य का मान शून्य होता है। The work done in isocoric process, the work done in isocoric process is 0. The work done in isocoric process is 0. The work done in isocoric process is 0.
दी वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस इज 0। नेक्स्ट लिखें, एक पॉइंट हो गया। दूसरा, वर्क डन 0 हो गया तो वर्क डन इसमें वो जो सेंटेंस लिखा उसके नीचे से लिख देना, वर्क डन क्या आ गया 0। सेकेंड पॉइंट, अपने को पता है कि जो इसमें डी क्यू जो होता है वो किसके बराबर हो गया, डी यू के बराबर हो गया। मतलब जो भी ऊष्मा दोगे उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन करेगी, मतलब टेम्परेचर को चेंज करेगी। हीट जैसे ही दोगे उसके जो पार्टिकल है उनकी स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ेगी तो वो इधर उधर ज़्यादा टक्कर करेंगे, ज़्यादा टक्कर करेंगे मतलब टेम्परेचर बढ़ जाएगा उसका। तो जो भी हीट दोगे वो उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज हो जाएगी, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, लिखो दूसरा पॉइंट लिखो, निकाय को दी गई ऊष्मा निकाय को दी गई ऊष्मा उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होती है। निकाय को दी गई ऊष्मा उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होती है। निकाय को दी गई ऊष्मा उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होती है। The heat transfer to the system is equal to the change in internal energy. The heat transfer to the system is equal to the change in internal energy of the system. Is equal to the change in internal energy of the system. क्लियर है, बात समझ आई ना? तो ये हो गया डी क्यू इक्वल्स टू डी यू। ये लिख लेना, ये जो सेंटेंस लिखे इसके बाद में ये चीज़ लिख लेना। यहाँ तक मामला सॉल्व। दो प्रोसेस हो गए अपने पास में, दो रिजल्ट्स इनके पता होने चाहिए भैया। रिजल्ट जैसे जैसे आपका दिमाग में नाम सुने आइसोकोरिक, तो आइसोकोरिक से रिलेटेड सारी बातें पता होनी चाहिए, क्योंकि ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है, ये बाकी आगे जाके काम में आने वाले हैं, बड़ी चीज़ें हैं ये। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए आपको, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं आपको पता होना चाहिए। अपने पास में काफ़ी टाइम है अपने पास, तो देखो एक और डिस्कस कर ले अपन। आइसोकोरिक हो गया, आइसोकोरिक कर लिया हमने। अब आइसोबारिक के बारे में बात करते हैं, समदाबी के बारे में बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट आइसोबारिक, समदाबी नेक्स्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, समदाबी। समदाबी प्रक्रम नेक्स्ट जो है समदाबी प्रक्रम। समदाबी प्रक्रम हिंदी में तो नाम से ही पता चलता है, समदाब, दाब समान है ना, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। मतलब आइसोबारिक प्रोसेस मतलब P इज कांस्टेंट। P क्या रहेगा आपका, नियत रहेगा। इस प्रोसेस में P रहेगा नियत। ठीक है, क्लियर? हाँ जी लिख लो, इसमें एक लाइन लिख लो। इस प्रक्रम में एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने पर, इस प्रक्रम में एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने पर निकाय के दाब में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस प्रक्रम में एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने पर निकाय के दाब में कोई परिवर्तन नहीं होता है। निकाय के दाब में कोई परिवर्तन नहीं होता है। निकाय के दाब में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इन दिस प्रोसेस the pressure of the system remains constant. In this process the pressure of the system remains constant. प्रेशर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अब प्रेशर कांस्टेंट रहता है तो जो भी रहता है, आगे बात करते हैं हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से बात करते हैं। तो बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स TD। ठीक है, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से फर्स्ट लॉ से क्या हो रहा है देखो। प्रथम नियम से क्या होता है,
अपने को मालूम है ये होता है डी क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, और जो डी क्यू इक्वल्स टू होता है ये एन सी वी डी टी होता है प्लस पी डी वी होता है, ये होता है, बिल्कुल होता है। अब देखो पहले वो एक जगह आइसोथर्मल जब पढ़ा हमने तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता था, टेम्परेचर कांस्टेंट होता था तो डी टी जीरो हो जाता था, और डी टी जीरो हो जाता था, ये टर्म जीरो हो गया था, है ना। दूसरी चीज़ आइसोकोरिक पढ़ा, जब समय इतनी पढ़ा तो उसमें V कांस्टेंट होता था तो dV जीरो हो जाता था, तो ये टर्म जीरो हो जाता था। लेकिन यहाँ P कांस्टेंट है, P कांस्टेंट मतलब प्रेशर में कोई चेंज नहीं आ रहा, प्रेशर में कोई चेंज नहीं आ रहा मतलब dP जो है वो जीरो होगा, तो यहाँ तो dP तो कहीं पे आ ही नहीं रहा, dP कहीं पे नहीं आ रहा तो कुछ टर्म कम नहीं हो रहा, टर्म कम नहीं हो रहा मतलब तीनों टर्म जिंदा रहेंगे, यहाँ पे कोई भी टर्म कैंसिल आउट नहीं होगा, तीनों टर्म रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। एक बात तो ये क्लियर होगी, इसका मतलब थोड़ा सिंपल नहीं हो रहा, ये सिंपल नहीं हो रहा। वर्क डन के बारे में बात कर लेते हैं, सबसे पहले थोड़ा वर्क डन के बारे में बात कर लेते हैं। ये आ गया वर्क डन, कार्य वर्क डन, तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या है, पी डी वी, इक्वेशन 1। जाहिर सी बात है, सिंपल सा फॉर्मूला है, सबको मालूम है, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू पी डी वी। अब अपने को एक चीज़ पता है, सिंस वी नो दैट पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ये गैस का जो आइडियल गैस का इक्वेशन होता है वो है, ये मालूम सबको, ठीक है। तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। देखो P है कांस्टेंट अपने पास में ना, मैं इस इक्वेशन में दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, दोनों तरफ अवकलन कर रहा हूँ, तो देखो इधर P को, P तो कांस्टेंट है, P तो रहेगा dV हो गया इधर V का, इधर कांस्टेंट कौन है N, और R तो कांस्टेंट है, T का हो गया dt। कर सकते हैं ना सिंपल तरीके से, रिपीट करूँ मैं, चलो रिपीट करता हूँ। दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया, P तो कांस्टेंट है तो P तो कांस्टेंट रहेगा, V का dV हो गया, N R कांस्टेंट है, T का dt हो गया। ये P dV का वैल्यू यहाँ पे उठा के यहाँ पे रख दो, बाई 1 and 2, बाई 1 and 2, या फ्रॉम 1 and 2, 1, देखो ये डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या आ गया अपने पास में, एन आर डी टी, सीधी सी बात है। वर्क डन है वो आ गया एन आर डी टी, एन आर रुको एक बार कॉपी मत करना, मैं कुछ चीज़ बताता हूँ, ये कुछ गलत नहीं किया, सही किया बिल्कुल, लेकिन मैं दूसरी चीज़ बता रहा हूँ आपको। ये जो आया वो आया टेम्परेचर आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन होगा dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, और यहाँ से t1 से t2 कर लो आप, तो t1 से t2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा nr t2 माइनस t1। टेम्परेचर के टर्म्स में तो ये फॉर्मूला आया है, लेकिन हम लोग इस फॉर्मूले से हम लोग डायरेक्ट v के टर्म्स में भी ले सकते थे। देखो ये जो है ना, इसको एक बार मैं साइड में रख रहा हूँ, ये टेम्परेचर के टर्म्स में आया, लेकिन मैं इसका एक दूसरा फॉर्मूला जनरेट करता हूँ, अभी हम इसके बारे में बात करते हैं। अपने को पता है W इक्वल्स टू क्या आएगा, P डी वी, P तो है कांस्टेंट, P कांस्टेंट है तो बाहर ले लो इसको dV, लिमिट V1 टू V2, मान लो कि कोई अपना जो कंटेनर है उसको वॉल्यूम V1 से V2 तक लेके गए, तो वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, तो W इक्वल्स टू क्या आ गया, P, इसका इंटीग्रेशन हो गया V, लिमिट पुट करो V1 से V2, तो जो W आएगा वो आएगा P V2 माइनस V1, V2 माइनस V1, ये आ गया अपना वर्क डन का फॉर्मूला। अब देखो वर्क डन का फॉर्मूला ये आया है, ये तो वॉल्यूम के टर्म्स में है, आयतन के पदों में, ये टेम्परेचर के टर्म्स में आया था, तो आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हो, ये भी कैलकुलेट कर सकते हो, पर जनरली वॉल्यूम वाला काम में आता है तो हम लोग वॉल्यूम वाला काम लिख सकते हैं। वैसे मैं इससे डायरेक्ट ये, एक सेकेंड, इससे डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकता हूँ ये, जैसे कैसे, अपने को पता है जैसे ये आ गया PV2 माइनस PV1, ये आया ना, एक सेकेंड अभी छाप लेना, मैं मौका दूंगा, PV2 माइनस PV1, तो PV इज इक्वल्स टू nRT होता है ना, ठीक है। प्रेशर तो कांस्टेंट है, लेकिन जैसे मान लो V1 है तो यहाँ पे टेम्परेचर भी T1 होगा,
PV2 है तो nRT2 आएगा। प्रेशर तो दोनों में कांस्टेंट है तो P रख लो उनको, P तो कांस्टेंट है ना, तो ये W इक्वल्स टू आ गया, देखो PV2 का वैल्यू आ जाएगा nRT2, इसका आ जाएगा nRT1, तो ये nRT2 माइनस T1, तो ये टेम्परेचर के टर्म्स में आ गया जो कि हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था ये। तो ये जो आया था इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते, दोनों ही चीज़ें हैं, लेकिन हमारा जो यूज होना है ना ज़्यादातर वो इस टर्म में यूज होगा, वॉल्यूम के टर्म में, तो हम लोग इसलिए मैंने ये इसको हटा के ये लिखा है, ठीक है। इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ज़्यादातर हम लोग ये यूज करेंगे। देखो आप अगर फॉर्मूले पे ज़्यादा कोशिश करोगे तो आपको ज़रूरत कहाँ पे पड़ने वाली है, आप एमएससी एंट्रेंस के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको ईजिली सोल्व कर सकते हो, लेकिन आप यहाँ पे हम बीएससी के लिए पढ़ रहे हैं ना, एमएससी एंट्रेंस के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं इन चीज़ों पे इनको चीज़ों को हटा देता हूँ। लेकिन आपको ये आना चाहिए कि हम लोग किसी भी तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं इसको हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, ये लो इसको भी हटा देता हूँ मैं, और इसको भी हटा देता हूँ, इधर वाले को भी। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि हम लोग किस किस तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। वन सेकेंड, डिंग 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 डिंग, हाँ इसको डालते हैं। देखो ये हो गया, ये क्या आ गया आपका, वर्क डन आ गया, कार्य आ गया, किसमें, आइसोबारिक में, आइसोबारिक में आपका वर्क डन आ गया, ये रहा एक टर्म हो गया। इंटरनल एनर्जी NCV/dt आएगा, तो उसका अभी अपने को कुछ पता नहीं है फंक्शन वगैरह, तो हम लोग उसका वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते, बाकी जीरो तो होगा नहीं, तो ये भी जीरो नहीं होगा, ये भी जीरो नहीं होगा, ये आ गया, ठीक है। अब देखो इस इक्वेशन नंबर इसको कुछ, मैं इसको इक्वेशन नंबर इसको 1 नहीं कर रहा, सॉरी इक्वेशन नंबर 1 इसको नहीं कर रहा, इक्वेशन नंबर 1 इसको कर देता हूँ एक बार, है ना। तो देखो आगे कुछ और कैलकुलेट करते हैं, ये छाप लेना ही है, ये छाप लेना आप, है ना। ये हो गया, आगे बात करते हैं। सिंस DQ इज इक्वल्स टू क्या आ गया, NCV/dt प्लस PdV, ये हुआ। अपने को एक चीज़ पता है, सिंस PV इज इक्वल्स टू nRT, जैसे अभी पहले किया था, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर देता हूँ इसको। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ मैं, इसका क्या कर रहा हूँ मैं, डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, डिफरेंशिएटिंग द अबाव इक्वेशन, उपरोक्त समीकरण का अवकलन करने पर। इसका अवकलन किया तो P तो कांस्टेंट है, V का हो गया dV, इधर N और R कांस्टेंट, इनको ऐसे रख लिया, T का हो गया dt, तो P dV का वैल्यू nRdt रख सकता हूँ ना यहाँ पे, तो बाई 2 and 3, बाई 2 and 3, तो 2 and 3 से देखो dq इज इक्वल टू क्या आएगा, NCV/dt, ये तो आ गया NCV/dt, PdV का वैल्यू nRdt, तो dq इज इक्वल टू आ जाएगा, देखो n कॉमन आ रहा है, CV प्लस R और dt भी कॉमन आ गया, dt और NCV ये कॉमन आ गया। आपने एक मेयर फॉर्मूला पढ़ा होगा बचपन में, सिंस CP माइनस CV इज इक्वल्स टू R होता है, तो CP इज इक्वल्स टू होता है CV प्लस R आता है, इसका वैल्यू क्या आ गया, CV प्लस R का वैल्यू CP रख दूँ तो मैं, तो dq इज इक्वल्स टू NCP/dt, तो ये भी एक फॉर्मूला होता है आइसोबारिक की कंडीशन में, आइसोबारिक की कंडीशन में ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, कई जगह पे काम में आ जाता है, इसलिए मैंने ये करवा दिया आपको। ये बात समझ आई ना, कुछ नहीं किया मैंने, ये क्यों किया था, ये प्रोसेस इसलिए लगाया था कि ये सिंपल हो जाए थोड़ा सा, मतलब एक टर्म में आ जाए, 2 टर्म को हटा के मैंने एक टर्म में कर दिया, इसलिए ये जुगाड़ किया है। आई बात समझ, चलो इसके कर्व बनाते हैं, लेट्स प्लॉट द कर्व्स, कर्व वक्र, तो वक्रों में देखो क्या है, वही PV इज वो PV VP PT PT TP, दूसरा
टी वी या वी टी और टी वी, ये कर्व बनाना है। पहले तो आपको खुद को बनाना है, फिर यहाँ पे देखना है ना। चलो अब मैं बताता हूँ। पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। कॉन्स्टेंट क्या है? प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रेशर कांस्टेंट है तो V इक्वल्स टू एन आर बाई पी टी। प्रेशर भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, एन भी कांस्टेंट, ये पूरा कांस्टेंट है, तो इसको लिख देता हूँ K। ये आ गया V इज के टी, के तो कांस्टेंट, तो V इज प्रोपोर्शनल टू T या T इज प्रोपोर्शनल टू V। एक चीज तो ये समझ में आ गई। दूसरा प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट इस करो में देखो, प्रेशर कांस्टेंट तो प्रेशर कांस्टेंट की लाइन होगी। प्रेशर इधर है तो ये लाइन होगी, इधर है तो ये लाइन होगी, इधर है तो ये लाइन होगी, 4 करो तो हो गए। इनकी बात करते हैं वी और टी की। वी टी के प्रोपोर्शनल है, टी वी के प्रोपोर्शनल है, मतलब ये लाइन ऐसे जाएगी बीच में से, ये सीधी लाइन है, ये ओरिजिन से पास होगी है, मूल बिंदु से। क्लियर है क्या? अरे बात समझती है ना। ये इसके कर्व हो गए। अब इसका कॉन्क्लूजन लिख लेते हैं, निष्कर्ष। कॉन्क्लूजन, निष्कर्ष। निष्कर्ष, कॉन्क्लूजन। देखो कॉन्क्लूजन में सीधी सीधी बातें लिख लेता हूँ मैं, इसमें कोई जीरो तो हो नहीं रहा। एक तो ये चीज़ है कि जो वर्क डन है वो आया अपने पास में P V2 माइनस V1, या इसका दूसरा फॉर्मूला आया था, वो आया था NR T2 माइनस T1। एक चीज़ तो ये आ गई। दूसरा कार्य, यहाँ पे लिख देना कार्य, तो वर्क डन। दूसरा जो DQ आया है वो आ गया NCP DT, एक फॉर्मूला ये आ गया। तो ये दो कंक्लूजन हो गए, और इसमें कुछ मोटी बात निकल के नहीं आई, कुछ ज़्यादा कुछ, क्योंकि जीरो तो कुछ हो नहीं रहा था, तो कुछ ज़्यादा कुछ बताने को नहीं था। बाकी ये दो चीज़, वर्क डन आ गया। वर्क डन का फॉर्मूला तो आपको मालूम होना चाहिए हर जगह। आइसोबारिक में P V2 माइनस V1 हो गया, पहले आइसोकोरिक में जीरो हो गया क्योंकि वॉल्यूम ही जीरो होता है, वो चेंज इन वॉल्यूम ही जीरो होता है। फिर आइसोथर्मल की बात करें तो जो होता है NRT ln V2 अपन V1 होता है, वो जो भी होता है वो सारे फॉर्मूले आ गए। ये तीनों प्रोसेस, जो तीनों प्रोसेस है ये कंप्लीट हो गए हैं। अब एक प्रोसेस और बचा है, समतापी हो गया, समायतनी हो गया, आइसोकोरिक हो गया, आइसोबारिक हो गया, एडियाबेटिक हो गया। सॉरी एडियाबेटिक बचा है, तो एडियाबेटिक जो है वो नेक्स्ट के अंदर करेंगे हम लोग, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वी विल डिस्कस अबाउट द एडियाबेटिक। रुदोष्म प्रक्रम बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? रुदोष्म प्रक्रम। तो रुदोष्म प्रक्रम को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रुदोष्म प्रक्रम के बारे में बात करेंगे, एडियाबेटिक। ओके, चलो ठीक है, ठीक है, ओके। हाँ जी, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो आप बताएं मुझे, मैसेज करें, जैसे मैंने प्लेटफॉर्म के बारे में बताया उस तरीके से। और हाँ, जैसे आगे आने वाले टाइम में एग्ज़ाम टाइम की काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन और कुछ डाउट्स वगैरह होंगे, वो लाइव सोल्व किए जाएंगे, और वो जो होंगे वो यूट्यूब के ऊपर ही होंगे। तो किसी यूट्यूब चैनल के बारे में जिसको नहीं पता है तो मैं उसके बारे में बताता हूँ। फोमा एजुकेशनल हब के नाम से है, फोमा एजुकेशनल हब के नाम से अपना यूट्यूब चैनल है, तो उसके ऊपर ही सारी इन्फॉर्मेशन, मतलब जैसे लाइव क्लासेस वगैरह, जो डाउट्स के लिए लाइव क्लासेस वगैरह या बहुत सारी चीज़ें जो होगी, कुछ सेशंस रखे जाएंगे, वो इसी के ऊपर रहेंगे। तो इस ऐप के बारे में, जो यूट्यूब का चैनल है फोमा एजुकेशनल हब के नाम से, उस पर चले जाइए, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, या जो भी आप वहाँ पे कर लीजिए, जो भी करना है आपको, ठीक है? तो ध्यान रखिए उसके बारे में। क्लियर है? मैं बता देता हूँ उसके बारे में, एक सेकेंड। तो देखो ये रहा अपना चैनल फोमा एजुकेशनल हब के नाम से, ये लोगो रहेगा। तो इस पे जाके आप चीज़ें देख लीजिए, प्लेलिस्ट में काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे, कौन कौन से लेक्चर्स है, ये सारे प्लेलिस्ट में जाके IIT JEM के भी है और BSc के भी जो चल रहे हैं वो मिल जाएंगे आपको ना। तो यहाँ पे जाके इसको सब्सक्राइब वगैरह कर ले, तो इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी आपको, ठीक है? ओके, और कोई भी डाउट वगैरह हो तो आप पूछते रहिए मुझसे। ओके।